एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ रिएक्शंस की जो हमसे प्रीवियस ईयर में कई बार पूछी गई हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन हमारी होने वाली है कि अमोनिया की कॉपर सल्फेट से अपक्रिया। आप सबको पता है अमोनिया का सूत्र क्या होता है हमारा, NH3, कॉपर सल्फेट का CuSO4। अब हम क्या कराने, हमको इसकी रिएक्शन करानी। हमने CuSO4 ले लिया, कॉपर सल्फेट, अमोनिया ले लिया, तो हमको प्रोडक्ट में क्या मिला है, CuNH3 का होल 4 SO4। अब आप देखिए यहाँ पे Cu एक है, Cu की एक है, SO4 भी एक है, SO4 भी एक है, NH3 का होल 4 है। तो यहाँ पे हमको 4 मॉलिक्यूल किसके लेने होंगे, अमोनिया के। अब ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। दूसरी रिएक्शन हमारी है कि अमोनिया की हम सिल्वर क्लोराइड से अपक्रिया कराएंगे। जो हमने कॉपर की कराई थी, कॉपर सल्फेट की किससे कराई थी, अमोनिया से, NH3 से। तो हमको क्या मिला था, CuNH3 का होल 4 और SO4 मिला था साथ में। और जब हम AgCl सिल्वर क्लोराइड की कराएंगे और अमोनिया से, तो हमको क्या मिलेगा, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस और Cl माइनस अलग निकल जाएगा। यहाँ पे NH3 का हमने जलीय विलयन लिया है और AgCl का ठोस। आपको क्या करना है, आपको सूत्र पता होने चाहिए। बैलेंस रिएक्शन आप मॉलिक्यूल की संख्या को देखकर कर सकते हैं कि इसमें कितने मॉलिक्यूल है, इधर कितने मॉलिक्यूल, तो आप रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। मेन होता है आपको सूत्र पता होने चाहिए कि हमको अमोनिया का सूत्र सिल्वर क्लोराइड से पता है, तभी हम रिएक्शन करा सकते हैं। अब हम हमारी नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। इसमें हमको कई रिएक्शंस ऐड करके पूछी गई हैं कि जो क्लोरोबेंजीन है हमारी के साथ हैलोजिनेशन पूछा है, नाइट्रीकरण पूछा है, सल्फोनीकरण, फीडल क्राफ्ट अपक्रिया, बुट्स फिटिंग अपक्रिया, कौन कौन सी पूछी हमको। सबसे पहले हमको हैलोजिनेशन पूछा है, नाइट्रीकरण पूछा है, सल्फोनेशन पूछा है, फिर हमसे पूछा फीडल क्राफ्ट अपक्रिया, उसके बाद हमको बुट फिटिंग अपक्रिया और इन सब की क्या करनी है, रासायनिक समीकरण देनी है। तो सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। क्लोरोबेंजीन क्या होती है, बेंजीन के ऊपर हमने एक Cl मॉलिक्यूल लगा दिया, तो ये हमारा बन गया क्लोरोबेंजीन। हैलोजिनीकरण है तो हमको किसी हैलोजन से रिएक्शन कराएंगे। हमने किसे करा दी, Cl2 से। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा दी Cl2 से। प्रेजेंस हम क्या लेंगे, FeCl3 की प्रेजेंस लेंगे। तो जो Cl2 है ये हमको एक बार दो प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। जो हमारा Cl है इसमें एक बार हमको प्राप्त होगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और एक बार 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे 1,2 कैसे लिया गया है हमारा, ये क्या हो गया हमारा 1, ये 2, 1 2 3 4, तो 1 और 4 पे है क्लोरीन, तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पे 1 और 2 पे है तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। मतलब हमको क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे, हैलोजन से कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 में। तो हमको दो उत्पाद मिलेंगे, एक 1,2 डाइक्लोरो और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब हमको क्या कराना है, नाइट्रीकरण। हैलोजिनेशन की बात कर ली हमने, नाइट्रीकरण करा। नाइट्रीकरण में क्या करते हैं हम, क्लोरोबेंजीन की क्रिया सेंटर HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे हम। क्लोरोबेंजीन को HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में क्या करेंगे, हम गर्म कर दिया हमने इसको। तो हमको क्या मिलेगा, फिर से भाई 1 2 3 4, तो 1 पे क्या है हमारा क्लोरो, 2 पे क्या है हमारा नाइट्रो। ठीक है, और ये पूरी क्या है हमारी बेंजीन। तो 1 पे क्लोरो, 2 नाइट्रो बेंजीन, और इधर 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। ये क्या हो गया हमारा, ये अल्प और ये मुख्य उत्पाद होता है हमारा। जो लास्ट वाला है वो हमारा मेन प्रोडक्ट है। तो हमने जब हैलोजन से कराई तो हमको 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन प्राप्त हो रहा था, 1,4 डाइक्लोरो। अब हम किससे नाइट्रीकरण कराएंगे तो हमको 1 पे क्लोरो मिल रहा है, 2 पे नाइट्रो मिल रहा है और साथ में क्या मिल रही है हमको, बेंजीन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। अब हमारी हैलोजिनेशन नाइट्रीकरण होगी। अब हमारी आएगी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या करेंगे हम, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएंगे H2SO4 से। इससे H2SO4 के साथ इसको गर्म करेंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा, 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या मिल जाएगा हमको, 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब भैया यहाँ पे 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल कैसे मिला हमको, क्योंकि यहाँ पे SO3H ग्रुप है। जब हमने क्लोरोबेंजीन
की क्रिया कराई है H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमने ले लिया है वन, यहाँ पे वन मान लिया क्योंकि ये इतना क्या हो गया, सल्फोनिक अम्ल का सूत्र होता है। क्या, सल्फोनिक अम्ल, ये सब क्लोरोबेंजीन और ये क्या हो गया हमारा सल्फोनिक अम्ल। तो हमारा हो जाएगा 2 क्लोरोबेंजीन और ये क्या हो गया हमारा सल्फोनिक अम्ल। ऐसे ही हमारा यहाँ पे 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे जो इतना अलग सल्फोनिक अम्ल है ये अलग है और ये क्लोरोबेंजीन अलग है, तो क्लोरो किस कौन से उस पे लगी है, 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। आप सोचते होंगे कि इससे पहली वाली वीडियो में क्या किया था मैम, आपने यहाँ से 1 2 काउंटिंग किया था, लेकिन क्योंकि उसमें Cl या NO2 लगा था, लेकिन यहाँ पे SO3 लगा है, सल्फोनिक अम्ल लगा है, तो इसलिए हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से। तो 2 क्लोरो सल्फोनिक अम्ल पूरा इतना अलग हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 4 क्लोरोबेंजीन और सल्फोनिक अम्ल अलग, ये क्या हो गया हमारा मेन उत्पाद हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये हमारी फीडल क्राफ्ट अवक्रिया। फीडल क्राफ्ट अवक्रिया में हमको क्या होता है कि जो हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराते हैं जब एल्किल हाइलाइड, क्या है ये हमारा एल्किल हाइलाइड निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में, जब हम इसमें क्या लिखेंगे हम, जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया एल्किल हाइलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, ऑर्थोक्लोरोटॉलीन। क्या मिलेगा हमको, ऑर्थोक्लोरोटॉलीन, या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 क्लोरोटॉलीन, यहाँ पे हम पैरा की जगह लिख सकते हैं 2 क्लोरोटॉलीन। देखो इतना ये फॉर्मूला कितना हो गया टॉलीन का, क्योंकि बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है टॉलीन में, CH3, तो ये बेंजीन रिंग हो गई, इसके ऊपर CH3 लगा है यहाँ पे, तो ये पोजीशन ऑर्थो होती है, ये पैरा, चाहे आप 1 2 3 4 कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका नाम लिख सकते हो 1 क्लोरोटॉलीन या फिर ऑर्थोक्लोरोटॉलीन, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 क्लोरोटॉलीन, या आप लिख सकते हो यहाँ पे पैरा क्लोरोटॉलीन, सॉरी 2 नहीं 4 होगा, 1 2 3 4, या तो आप पैरा क्लोरोटॉलीन लिख सकते हो या आप 2 क्लोरोटॉलीन लिख सकते हो। तो हम फीडल क्राफ्ट क्रिया में क्या लिखेंगे, जब हम बेंजीन क्लोराइड की क्रिया CH3Cl की प्रेजेंस के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमको ऑर्थोक्लोरोटॉलीन और पैरा क्लोरोटॉलीन प्राप्त होती है। तो हमने हैलोजिनेशन करा लिया, नाइट्रोजन करण करा लिया, सल्फोनीकरण करा लिया, अब फीडल क्राफ्ट अपक्रिया भी हमारी हो गई। अब हमारी नेक्स्ट अपक्रिया आएगी वुड्स फिटिंग अपक्रिया, इसे हम क्या कहते हैं, वुड्स फिटिंग अपक्रिया। इसमें हम क्या करते हैं, जब क्लोरोबेंजीन को क्या करते हैं, हम मेथिल हाइलाइड ले लिया हमने, कोई एल्किल हाइलाइड, ठीक है, तो यहाँ पे एल्किल हाइलाइड हमने क्या ले लिया, मेथिल। जब हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम की उपस्थिति में, क्या है, सोडियम की उपस्थिति में क्लोरो हाइलाइड एल्किल हाइलाइड के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको टॉलीन प्राप्त होती है और NaCl का मॉलिक्यूल बनता है। तो क्लोरोबेंजीन की सूत्र क्या हो गया हमारा, बेंजीन के ऊपर Cl लगा लिया हमने, Na की प्रेजेंस में कराई 2Na, एल्किल हाइलाइड हमने कोई भी ले लिया तो हमने यहाँ पे ले लिया मेथिल हाइलाइड CH3Cl, और हमको प्रेजेंस किसकी लिखनी है, शुष्क ईथर की, क्या है, शुष्क ईथर। अब जो हमारा Cl है इसको रिप्लेस कर देगा CH3 ग्रुप है, ये Cl को रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा CH3, तो हमारी ये क्या बन जाएगी टॉलीन। यहाँ पे 2Na और एक Cl, तो यहाँ पे 2NaCl निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शंस की, यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शंस की हमारी है कि वुड्स अपक्रिया क्या होती है हमारी। सबसे पहले हमने क्या बात की थी, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, उसमें क्या था, बेंजीन क्लोराइड था या क्लोरोबेंजीन था। यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ वुड्स अपक्रिया की। तो जब किसी एल्किल हाइलाइड को सोडियम के साथ ईथरीय विलयन में क्रिया कराते हैं तब हमको हाइड्रोकार्बन का उच्च सदस्य प्राप्त होता है। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, वुड्स अपक्रिया कहते हैं। वहाँ हमने क्या कराया था, वुड्स फिटिंग में हमने क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराई थी एल्किल हाइलाइड से सोडियम की प्रेजेंस में, और विलयन कैसा था हमारा, ईथरीय विलयन था, शुष्क ईथर। तो हमको क्या प्राप्त हो रहा था वहाँ पे, टॉलीन, क्योंकि ये Cl मॉलिक्यूल CH3 को
CH3Cl को रिप्लेस कर देता, वहाँ पे हमको क्या मिल रही थी, टॉलिन। रिएक्शन सेम है, यहाँ पे क्या लेंगे हम, एल्किल हाइलाइड ले लिया हमने, उसको सोडियम की प्रेजेंस में क्या करेंगे, ईथर ये विलयन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमको एथेन प्राप्त होता है। मतलब उच्च सदस्य का मतलब है कि एथेन प्रोपेन कुछ भी प्राप्त हो सकता है। और यहाँ पे 2NaCl मॉलिक्यूल निकल जाए। रिएक्शन सेम है, वहाँ पे केवल बेंजीन क्लोराइड था, यहाँ क्या क्लोरोबेंजीन था, यहाँ पे क्या है हमारा एल्किल हाइलाइड। अब हम बात करते हैं, हमारी रिएक्शन सारी कंप्लीट हो गई हैं। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि परासरण दाब और विसरण दाब में उदाहरण सहित अंतर समझाइए। हमको क्या करना है, दाब नहीं है सॉरी, परासरण और विसरण में अंतर बताना है उदाहरण के द्वारा। तो जो परासरण होता है उसमें अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। परासरण में क्या होगा, कम सांद्रता से अधिक, कैसा, कम से अधिक की ओर गति करेंगे। और विसरण होगा, उसमें क्या होगा हमारा, अधिक से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, परासरण मतलब कम से अधिक की ओर, विसरण आप उसका उल्टा कर दोगे कि विसरण में अणु अधिक सांद्रता से विलयन से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। जो परासरण में विलायक के अणु को बहाव होता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। किसके द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली। लेकिन जो विसरण होता है उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई भी भूमिका नहीं होती है। तो पहला अंतर हो गया हमारा, कम से अधिक की ओर होगा, और इसमें विसरण में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। इसमें परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है और इसमें कोई भी भूमिका नहीं होती है। अब हमारा बुट्स अपक्रिया हो गई थी ये। उसके बाद हमारा है एक क्वेश्चन, क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक उन्नयन और विलय के मोल और द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। देखो मेन वर्ड हमने नीचे से अंडरलाइन भी कर रखे हैं कि जो क्वथनांक का उन्नयन है उससे आप क्या समझते हैं, और क्वथनांक उन्नयन और विलय के मोल और द्रव्यमान में हमको क्या संबंध स्थापित करना है। तो क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, किसी शुद्ध विलायक में आवासशील विलय को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। जब हम क्या करेंगे, किसी शुद्ध विलायक में आवासशील विलय को घोलेंगे, ठीक है, हमने एक शुद्ध विलायक ले लिया, उसमें आवासशील विलय घोला, तो जो विलयन का वाष्प दाब है वो कैसा हो जाता है हमारा, कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। वाष्प दाब हमारा क्या हो रहा है, कम, क्वथनांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो किसी विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि को ही विलायक का क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। क्या करना है हमको, ये शुद्ध विलायक ले लिया हमने, इसमें अगर हम आवासशील कोई विलय पदार्थ घोल रहे हैं तो इसका वाष्प दाब कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और विलयन का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा। जब इसका विलयनांक अधिक हो रहा है तो विलयन के क्वथनांक में जो उत्पन्न वृद्धि हो रही है उसी को ही विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न जो वृद्धि है उसी को ही विलायक के क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अगर इसके सूत्र की, तो यहाँ पे सूत्र होगा, यहाँ पे डेल्टा टीवी, यहाँ पे हमने क्या किया है 100 × kV × W अपॉन W × M, ठीक है। तो जो डेल्टा केवी है वो क्या है हमारा, टी की भी क्वथनांक में उन्नयन, और जो हमारे यहाँ पे ये डब्ल्यू है ये क्या है, विलय की मात्रा, और जो हमारा केवी है वो है मोलर उन्नयन स्थिरांक। आपको इससे सवाल भी सॉल्व न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आप इस सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं। और जो हमारा डब्ल्यू है वो विलायक की मात्रा, और एम क्या है, विलय का अणु भार। तो हमारा सूत्र हो गया डेल्टा केवी बराबर 1000 × kV × W अपॉन W × M, जहाँ पे डेल्टा टेवी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, ये W क्या है, विलय की मात्रा, kV क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, और जो W है वो है विलायक की मात्रा, और M क्या है, विलय का अणु भार। थैंक यू।